नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं अभिलाषा पाठक। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार छठी बार लाल किले की प्राचीर से फहराया तिरंगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, 10 हफ्ते में अनुच्छेद 370, 35A और 3 तलाक किया खत्म। सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और जन आकांक्षाओं के मद्देनजर लिया फैसला। तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। तीनों सेनाओं का सेनापति होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 2 अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील। अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए आधारभूत योजनाओं पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अर्थव्यवस्था में रफ्तार के लिए आधारभूत योजनाओं पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए खर्च होंगे 3.5 लाख करोड़ रुपए। जनसंख्या विस्फोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रहार, बोले परिवार को छोटा रखना देशभक्ति। पूरी आन बान और शान के साथ देश ने मनाई जश्न आजादी। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में फहराया तिरंगा। राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम। आसमान से लेकर जमीन तक किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और रेशम की डोरी से बंधा भाई बहन का प्यार। देश भर में भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। देश आज पूरे आन बान और शान के साथ अपना 73वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर में समारोह आयोजित किए गए। मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से छठी बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में देश को स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और देश में बाढ़ की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही आजादी के लिए बलिदान दिए लोगों को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत कैसा हो, इसे देखते हुए आने वाले 5 साल के कार्यकाल का खाका तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सबसे पहले जम्मू कश्मीर से हटाए गए अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। शपथ ग्रहण के 10 हफ्ते के भीतर 3 तलाक का कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में बदलाव कर उसे मजबूत करने का काम, किसानों का 90,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का काम, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन, अलग जल शक्ति मंत्रालय और मेडिकल की पढ़ाई से जुड़े कानून की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2/3 बहुमत से अनुच्छेद 370 हटाने का कानून पारित कर दिया गया और इसका मतलब है कि हर किसी के दिल में ये बात थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 ने पिछले 70 सालों में कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की नींव को मजबूत करने का काम किया। अनुच्छेद 370, 35A, आर्टिकल 370 और 35A, क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर
आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में ये बात पड़ी थी, लेकिन प्रारंभ कौन करे, आगे कौन आए, शायद उसी का इंतजार था। और देशवासियों ने मुझे ये काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया। मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की दिशा में भी आगे बढ़े। 70 साल हर किसी ने कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कोई न कोई प्रयास किया, लेकिन इच्छित परिणाम नहीं मिले। और जब इच्छित परिणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की, नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। उनके सपनों को नए पंख मिले, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। और उसके लिए 130 करोड़ देशवासियों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है। और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए जो भी रुकावटें सामने आई हैं, उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है। आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं। आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। जल थल नभ में से एक आगे रहे, दूसरा 2 कदम पीछे रहे, तीसरा 3 कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता। तीनों एक साथ एक ही ऊंचाई पर आगे बढ़े, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं के अनुकूल हो, विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहौल के अनुरूप हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं लाल किले से एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करना चाहता हूं। इस विषय के जो जानकार हैं वो बहुत लंबे अरसे से इसकी मांग करते रहे हैं। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे। और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है। मेरे प्यारे देशवासियों, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधारों का विश्लेषण कर रहे एक मंत्री समूह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की नियुक्ति की पैरवी की थी। साथ ही 2012 में नरेंद्र चंद टास्क फोर्स ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी प्रमुख का पद सृजित करने की अनुशंसा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की इस प्राचीर से आज सेना के लिए एक बड़ा ऐलान किया। उसमें ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी, जो कि सेना के तीनों अंगों के बीच एक बेहतर समन्वय के तौर पर काम करेगा। और इसकी मांग सेना में सुधार के तौर पर सबसे बड़ी मांग के तौर पर होती रही है, जो कि कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद भी इस मांग ने जोर पकड़ा। साथ साथ पिछली सरकारों ने इस पे बारे में चर्चा तो की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। साथ साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार गठन के 10 हफ्ते के भीतर ही धारा 370 और 35A को जिस तरह कश्मीर से खत्म किया गया और ट्रिपल तलाक कानून को लाया गया, वो भी अपने आप में एक बहुत साहसिक कदम रहा। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी दिखाया कि अगले 5 सालों में सरकार किस तरह से और किस दिशा में काम करेगी, जिसके तहत 100 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी देश में लाए जाएंगे। लाल किले से संजय कुमार के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की मुस्लिम बेटियां डरी हुई जिंदगी जी रही थीं। 3 तलाक को इस्लामिक देशों ने ही खत्म कर दिया था, तो हमने क्यों नहीं किया? अगर देश में दहेज, भ्रूण हत्या के खिलाफ कानून बन सकते हैं, तो 3 तलाक के खिलाफ क्यों नहीं? आपने देखा होगा, हमारी मुस्लिम बेटियां, हमारी बहनें, उनके सर पर 3 तलाक की तलवार लटकती थी। वो डरी हुई जिंदगी जीती थी। 3 तलाक की शिकार शायद न हुई हो, लेकिन कभी भी 3 तलाक की शिकार हो सकती हैं, ये भय उसको जीने नहीं देता था, उसको मजबूर कर देता था। दुनिया के कई देश, इस्लामिक देश, उन्होंने भी इस कुप्रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया, लेकिन किसी न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम हिचकिचाते थे। अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं, हम भ्रूण हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं, अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। और इसलिए भारत के लोकतंत्र के स्पिरिट को पकड़ते हुए, भारत के संविधान की भावना को, बाबा साहब आंबेडकर की भावना को आदर करते हुए हमारी मुस्लिम बहनों को भी समान अधिकार मिले, उनके अंदर भी एक नया विश्वास पैदा हो, भारत की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागीदार बने। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण निर्णय को किया। ये निर्णय राजनीति के तराजू से तोलने के निर्णय नहीं होते हैं, सदियों तक माताओं बहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जल संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने जल संकट से निपटने के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। उन्होंने कहा कि अभी तक हर दल की सरकार ने देश की भलाई में कुछ न कुछ किया है, लेकिन अभी भी 50% लोगों के घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। लोगों को पीने के पानी के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार अब हर घर में जल की ओर कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जल जीवन मिशन का ऐलान किया और इसके तहत जल संचय, समुद्री पानी का इस्तेमाल, वेस्ट वाटर का इस्तेमाल, कम पानी में खेती के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जाएगी। हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान ऐलान किया कि दुनिया भारत को बाजार मानती है, लेकिन अब हमें भी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा। हर जिले में एक खूबी है जिसे दुनिया में प्रचारित करना चाहिए। देश के उत्पाद को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना जरूरी है। हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था, लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया, तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। और ये सपना
हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमें इस विषय को लेकर आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा। सीमित परिवार से न सिर्फ खुद का बल्कि देश का भी भला होने वाला है। एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देशों का जिक्र करते हुए उन्हें आतंकवाद से पीड़ित बताया। पीएम ने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका सब आतंकवाद से जूझ रहे हैं। हम सब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो इस पूरे भूभाग के लिए लड़ते हैं। भारत आतंक फैलाने वालों के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ रहा है। विश्व के किसी भी कोने में आतंक की घटना ये मानवतावाद के खिलाफ छेड़ा हुआ युद्ध है और इसलिए मानवतावादी शक्तियां विश्व भर की एक हो। आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाले, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने वाले, ऐसी सारी ताकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्तुत करना, दुनिया की ताकत को जोड़ करके आतंकवाद को नष्ट करने की प्रयासों में भारत अपनी भूमिका अदा करे, उसके लिए हम चाहते हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ भारत को ही नहीं, हमारे पड़ोस के देशों को भी आतंकवाद से तबाह करके रखा हुआ है। बांग्लादेश भी आतंकवाद से जूझ रहा है, अफगानिस्तान भी आतंकवाद से जूझ रहा है, श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। कितनी बड़ी दर्दनाक बातें हैं और इसलिए हमें आतंकवाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं तब हम इस पूरे भूभाग के शांति और सुरक्षा के लिए भी हमारी भूमिका अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों ने स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया है। उन्होंने लोगों से 2 अक्टूबर से देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की। एक छोटी सी अपेक्षा आज आपसे सामने रखना चाहता हूं। इस 2 अक्टूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? हम निकल पड़े, टोलियां बना करके निकल पड़े, स्कूल, कॉलेज, हम सब पूज्य बापू को याद करते हुए, और घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें। नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें और
हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं क्या? आइए मेरे देशवासियों, हम इसको आगे बढ़ाएं। और फिर मैं स्टार्टअप वालों को, टेक्नीशियंस को, उद्यमियों को आग्रह करता हूं कि हम इन प्लास्टिक के रिसाइकल के लिए क्या करें। जैसे हाईवेज बनाने के लिए प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, ऐसी बहुत सी विधाएं हो सकती हैं, लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही है, उससे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना होगा। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। Prime Minister Narendra Modi at Raj. वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वाधीनता दिवस और रक्षाबंधन के इस पावन सुयोग पर देशवासियों को बधाई देता हूं। इस मौके पर कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रनिष्ठा, परस्पर सद्भाव और सौहार्द के रक्षा सूत्रों द्वारा हमारे देश की एकता, अखंडता की रक्षा और समावेशी विकास का संकल्प लें। इस संकल्प की सिद्धि के लिए देशवासियों को शुभकामनाएं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में तिरंगा लहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर तिरंगा लहराया। तिहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तिरंगा फहराया। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देश को आगे बढ़ाने और हर वर्ग को छूने वाला उन्होंने बताया और कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान को जिस तरीके से लोगों ने मिशन के तौर पर लिया था, वैसे ही आने वाले वक्त में जल संरक्षण और प्लास्टिक से मुक्ति के लिए भी मिशन के तौर पर जनता काम करेगी। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, 73वां स्वतंत्रता दिवस है, क्या आपका संदेश है? स्वतंत्रता दिवस पर देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये आज़ादी का ये पर्व हमारे अमर शहीदों, गुमनाम वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का पर्व है। हम सब देशवासी मिलकर राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा के अत्यंत पुनीत कार्य में जुटे, ये हमें संकल्प याद दिलाता है।
आज़ादी की 75 वर्ष घाट आने वाली है। इस समय हम सब देशवासी नए भारत का संकल्प लेकर इस काम में जुटें और सबका सहयोग नए भारत के निर्माण में रहे, मेरी अपेक्षा सभी देशवासियों से है। और वहीं जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह में कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। जम्मू में भी लोगों ने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो वहीं लेह लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस का शानदार जश्न देखने को मिला। इस मौके पर लद्दाख के लोगों ने पारंपरिक नृत्य भी किया। आर्थिक विकास और समृद्धि में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया है। इससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जम्मू व कश्मीर के निवासियों के बीच देश के शेष हिस्सों के साथ समानता और एकता की भावना आएगी। इस मुद्दे पर मैं जम्मू व कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी पहचान दांव पर नहीं है और न ही इससे छेड़छाड़ की गई है। और उधर मुंबई में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत उनकी कैबिनेट के मंत्री और तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। तमिलनाडु में भी 73वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ई पलानिस्वामी ने निरीक्षण किया और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरे राज्य में भी 73वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान फ्लाइट कंट्रोलर स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने एयर स्ट्राइक को याद करते हुए कहा कि 26 फरवरी को भारत ने आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक के मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। हमने बहुत ही सक्सेसफुली बालाकोट का मिशन किया था और हम तैयार थे कि वो वापस आएंगे, बट बालाकोट वाला मिशन वेंट थ्रू अनचैलेंज्ड। वो आए, 24 घंटे के अंदर आए और हमारे दिलों में सब में जोश था कि इन्हें हम खदेड़ के वापस भेजेंगे एंड दिल दिया है जहाँ भी देंगे, ऐसी फीलिंग हमें आई थी जब हमने देखा था कि वो लोग आ रहे हैं। और डेफिनेटली वो आए एक मकसद के साथ और उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए। जब विंग कमांडर अभिनंदन एयरबॉर्न हुए थे, हवा में आए थे, तो वो मेरे कांटेक्ट में आए थे। मैं उनसे बातचीत कर रही थी। जो भी मुझे अपने स्क्रीन पे दिख रहा था मैंने उनको बताया, मैंने उनको पास किया एंड उनका भी जो सिचुएशन अवेयरनेस था वो मैंने बढ़ाया। एंड Wing Commander Abhinandan has launched offensive on the most appropriate target which he watched on his screen and then I saw कि मेरे स्क्रीन पर एक F-16 का जो ब्लिप है वो गायब हो गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शाम को अटारी बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का शानदार नज़ारा देखने को मिला। इस मौके पर देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम के अलावा बच्चों से लेकर बड़े हाथ में तिरंगे लिए झूमते नजर आए। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उपराष्ट्रपति निवास पर भी विभिन्न स्कूलों से आए छोटी बच्चियों ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राखी बांधी। वहीं उपराष्ट्रपति की पत्नी एम उषा नायडू ने
आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के जवानों को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये शुभ त्योहार हमारे समाज में महिलाओं को पारंपरिक रूप से उच्च स्थान प्रदान करता है। Raksha Bandhan is a symbol of care and protection. It is an ancient Indian tradition, and the festival is a celebration of human binding between sisters and brothers. It has a larger significance for contemporary times and probably for all times. Raksha Bandhan is a celebration of solidarity, a celebration of unity, and a celebration of humanism. Celebrated all over the country, this auspicious festival upholds the high place of traditional accorded to women in our society. On this happy occasion, let us rededicate ourselves to upholding the dignity, respect of women in our country. As a matter of fact, the festival also upholds the values of share and care. Share and care is the core of our Indian philosophy. I never thought that I would meet Vice President Sir. Being here, being a part of this event where I celebrated Raksha Bandhan and both Independence Day with Sir, it brought me a lot. It made me pride, gave me valor, and I actually got to learn many new things that we should, as a good Samaritan, inherit within us so that we can be ideal citizens of India in the future. एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतनी महान हस्ती और इतने विनम्र, उन्होंने इतनी विनम्रता से बच्चों के साथ, हर बच्चे से बात की जिसने भी उनको राखी बांधी, और जो बच्चे उनके साथ थे उनके साथ भी उन्होंने बड़े प्यार से बात की, हर एक को अटेंड किया। मैं तो अभिभूत हो गई। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देश के कई हिस्सों से आए बच्चों और महिलाओं ने राखी बांधी और शुभकामनाएं दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ और एक बार फिर पूरे राज्यसभा टीवी परिवार की तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।